बिहार जी। एक ऐसा राज्य है जहां 28,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये दशकों से चले आ रहे पलायन का एक जवाब है, या फिर ये एक बहुत महंगा सौदा है जिसकी असली कीमत शायद आम लोगों को चुकानी पड़ेगी? आज हम इसी बड़ी और जटिल कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश कि अडानी समूह का ये विशाल निवेश बिहार के भविष्य को कैसे बना या बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप सिर्फ एक फैक्ट्री या पावर प्लांट की तरह नहीं देख सकते। अच्छा। जी, ये ऊर्जा, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का दावा है। इकोसिस्टम। हाँ, तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि हम इस योजना के वादों की गहराई में जाएं और साथ ही उन मुश्किल सवालों को भी टटोलें जो इस पर उठाए जा रहे हैं। ये एक तरह की केस स्टडी है कि कैसे बड़े पैमाने पर विकास अपनी संभावनाओं और बिल्कुल। अपनी जटिलताओं के साथ आता है। तो चलिए इसी इकोसिस्टम की बनावट को ही पहले समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई योजनाएं, तो इसका जमीनी मतलब क्या है? ये 28,000 करोड़ रुपए का निवेश किन किन 4 मुख्य स्तंभों पर टिका है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक चक्र की तरह देखना। एक चक्र। हाँ, इस चक्र का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है ऊर्जा उत्पादन, मतलब एनर्जी जनरेशन। बिल्कुल। इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। सही बात है। दूसरा हिस्सा है सीमेंट उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तीसरा है लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, जो सामान को बाजार तक पहुंचाने के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है। और चौथा आधुनिक उपयोगिताएं, जैसे स्मार्ट मीटर्स और गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस पूरे सिस्टम को मॉडर्न और कुशल बनाता है। सुनने में तो ये एक आदर्श पैकेज जैसा लगता है। बिल्कुल। जहां हर चीज एक दूसरे को सहारा दे रही है। हाँ। लेकिन ऐसे बड़े प्लान्स में अक्सर कोई ना कोई कड़ी कमजोर रह जाती है, जिससे पूरा सिस्टम लड़खड़ा सकता है। आपके हिसाब से इसमें सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कागज पर तो ये योजना बेहद मजबूत दिखती है। बिजली होगी तो सीमेंट प्लांट चलेंगे, सीमेंट होगा तो सड़कें और गोदाम बनेंगे, और उन तक सामान पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क काम आएगा। लेकिन इसकी सबसे कमजोर कड़ी मुझे लगता है कि वो जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन है। मतलब एग्जीक्यूशन और सामाजिक स्वीकार्यता। अगर जमीन अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर विवाद बढ़ता है या बिजली की दर को लेकर राजनीतिक खींचतान होती है, तो ये पूरा चक्र शुरू होने से पहले ही धीमा पड़ सकता है। ठीक है, हम उन विवादों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले इस योजना के दिल की बात करते हैं। वो विशाल पावर प्लांट जो इस पूरे इकोसिस्टम को ऊर्जा देगा। 2400 मेगावाट। ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य के लिए इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब समझने के लिए हमें बिहार की ऊर्जा गरीबी को समझना होगा। यहाँ एक आंकड़ा है जो पूरी कहानी कह देता है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सिर्फ 317 किलोवाट घंटा है। सिर्फ 317? जी। अब इसकी तुलना आप गुजरात जैसे औद्योगिक राज्य से कीजिए, जहां ये आंकड़ा लगभग 2000 किलोवाट घंटा है। बाप रे, ये तो 6 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बिहार में उद्योगों के पनपने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, भरोसेमंद बिजली, वही दशकों से गायब रही है। बिल्कुल सही। यही ऊर्जा की कमी बिहार में औद्योगिकीकरण की सबसे बड़ी रुकावट रही है, और इसी वजह से यहाँ से बड़े पैमाने पर पलायन होता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके ही नहीं बन पाते। तो ये जो 2400 मेगावाट का प्लांट है जो भागलपुर के पीरपैंती में बन रहा है, वो सिर्फ एक प्लांट नहीं है, वो बिहार की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को ईंधन देने का एक वादा है। ये अकेले ही आने वाले दशक में बिहार की बढ़ी हुई बिजली की जरूरत का लगभग 1/4 हिस्सा पूरा कर सकता है। 1/4। और यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। 1/4 अतिरिक्त बिजली का मतलब है कि शायद पहली बार बिहार के छोटे शहरों में रात भर चलने वाली वर्कशॉप खुल सकती हैं। बिल्कुल। कोल्ड स्टोरेज की चेन बन सकती है जो किसानों की उपज को बचाएगी। हाँ, और शायद आईटी कंपनियां भी पटना के बाहर अपने ऑफिस खोलने का सोच सकती हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये पलायन की समस्या पर एक सीधी चोट है? ये पलायन पर एक बहुत बड़ी और सीधी चोट करने की क्षमता रखता है। जब एक युवा को अपने ही शहर में किसी छोटी फैक्ट्री या वर्कशॉप में काम करने का मौका मिलता है, तो वो बाहर क्यों जाएगा? उसे दूसरे राज्य जाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी?
ये प्रोजेक्ट एक बुनियाद बनाने जैसा है। एक बार भरोसेमंद और 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाए तो छोटे बड़े उद्योग लगाने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो बिजली की ये नींव तो रख दी गई, लेकिन इस नींव पर इमारतें, सड़कें और फैक्ट्रियां बनाने के लिए कुछ और भी चाहिए। यहीं पर शायद इस योजना का दूसरा स्तंभ यानी सीमेंट फिट बैठता है ना? एकदम सही। नवादा के वारिसलीगंज में सीमेंट प्लांट की क्षमता को 10 मिलियन टन प्रति वर्ष यानी MTPA तक बढ़ाया जा रहा है। 10 मिलियन टन? हाँ, इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि जब राज्य में सड़कें, पुल, गोदाम और नई फैक्ट्रियां बनेंगी तो उनके लिए सीमेंट बिहार में ही उपलब्ध होगा। तो इससे लागत कम होगी? लागत भी कम होगी और प्रोजेक्ट्स भी तेजी से पूरे होंगे। ये विकास के चक्र को गति देने जैसा है। और इस बने हुए सीमेंट और दूसरे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स की चुनौती भी है, खासतौर पर बिहार जैसे लैंडलॉक्ड राज्य में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लैंडलॉक्ड होने का मतलब है कि राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, जिससे सामान का आयात निर्यात महंगा और धीमा हो जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए गतिशक्ति रेलवे टर्मिनल, इनलैंड कंटेनर डिपो मतलब ICDs और बड़े बड़े वेयरहाउस बनाने की योजना है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम पहले से ही कटिहार में देख रहे हैं। आप उस अनाज भंडारण कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हैं? जी हाँ, कटिहार में 3.5 लाख टन क्षमता वाला साइलो कॉम्प्लेक्स चल रहा है। और ये सिर्फ पुराने जमाने के गोदाम नहीं है। अच्छा। ये आधुनिक मैकेनाइज्ड यूनिट्स हैं जहां तापमान और नमी को कंट्रोल किया जाता है। इससे किसानों की फसल महीनों तक खराब नहीं होती। तो उन्हें अपनी उपज का सही दाम मिलता होगा? बिल्कुल। और ये उस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का एक छोटा सा मॉडल है जिसे पूरे राज्य में फैलाने की योजना है। तो ये एक पूरा पैकेज है। बिजली बनाओ, उस बिजली से सीमेंट बनाओ, सीमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और उस इंफ्रास्ट्रक्चर तक सामान पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करो। और इस पूरे सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट मीटर और गैस जैसी चीजें भी हैं। सुनने में ये वाकई बिहार के लिए एक गेम चेंजर लगता है। निश्चित रूप से। कागज पर ये योजना बिहार की कई दशकों पुरानी समस्याओं का एक मुश्त समाधान लगती है। यहां तक तो विकास की एक शानदार और उम्मीदों से भरी कहानी है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, इस पर कुछ बहुत गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं और हमारी चर्चा इनके बिना अधूरी होगी। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा विवाद बिजली की दर को लेकर है। ये पूरा मामला क्या है? ये विवाद प्रोजेक्ट की आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल वायबिलिटी और इसके लॉन्ग टर्म असर से जुड़ा है। अडानी पावर ने ये प्रोजेक्ट 6.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से जीता है। 6 रुपए से ज्यादा? जी। और आरोप ये है जो कई राजनीतिक दलों और आलोचकों ने लगाया है कि ये दर बहुत ज्यादा है। उनका एक अनुमान है कि इस दर पर 25 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट में बिहार सरकार को 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। 62,000 करोड़? ये तो बिहार के सालाना बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। इस पर सरकार या कंपनी की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है? उनका जवाब 2 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। पहला कि ये एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया थी जिसमें 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया था और अडानी पावर की बोली सबसे कम थी। मतलब वे L1 बीडर थे? बिल्कुल। और दूसरा तर्क ये है कि ये दर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हाल की बोलियों से प्रतिस्पर्धी है, कम्पेटिटिव है, जहां फिक्स्ड चार्ज इससे भी ज्यादा थे। लेकिन सबसे कम बोली होना क्या हमेशा सबसे अच्छा सौदा होने की गारंटी है? मेरा मतलब है, अगर नीलामी में शामिल सभी बोलियां ही महंगी हों तो सबसे कम वाली भी तो महंगी ही होगी। क्या इस दर की तुलना देश के दूसरे हिस्सों में लग रहे नए थर्मल प्लांट्स की औसत लागत से की गई है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और आलोचक यही कहते हैं कि हमें सिर्फ उस नीलामी के संदर्भ में नहीं बल्कि देश भर में बिजली उत्पादन की जो औसत लागत है उसके संदर्भ में इसे देखना चाहिए। और यहीं पर बहस का मुख्य बिंदु है, क्या ये बिहार के लिए सबसे अच्छा संभव वित्तीय सौदा था या सिर्फ उस नीलामी का सबसे अच्छा नतीजा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन आंकड़ों से इसकी तुलना कर रहे हैं। ये एक जटिल वित्तीय सवाल है, लेकिन दूसरा विवाद जमीन से जुड़ा है, जो एक सामाजिक और मानवीय मुद्दा भी है। प्रोजेक्ट के लिए करीब 1050 एकड़ जमीन नाम मात्र के किराए पर दी गई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये किराया 1 रुपए प्रति वर्ष तक बताया गया है। इसका क्या तर्क है?
इसका एक सीधा आर्थिक तर्क है। जब सरकार जमीन लगभग मुफ्त में देती है तो कंपनी की जो शुरुआती लागत होती है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा। और जब कंपनी की लागत कम होती है तो सैद्धांतिक रूप से वो बिजली की दर भी कम रख पाती है। तो ये एक तरह की छिपी हुई सब्सिडी है जिससे बिजली का टैरिफ कम्पिटिटिव बना रहे। बिल्कुल। लेकिन ये तो सिर्फ आर्थिक समीकरण हुआ। विवाद तो इस जमीन की असलियत और इसे लेने की प्रक्रिया को लेकर है। कहा जा रहा है कि ये जमीन उपजाऊ थी, यहाँ आम के बाग थे। हाँ, और यहीं पर यह मामला गंभीर हो जाता है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये सैकड़ों परिवारों की आजीविका का सवाल है। आरोप ये है कि इस उपजाऊ जमीन को, जिस पर आम के बड़े बड़े बाग थे और किसान निर्भर थे, उसे सरकारी कागजों पर बंजर दिखाकर अधिग्रहित किया गया, ताकि प्रक्रिया आसान हो जाए और ज्यादा मुआवजा न देना पड़े। जी। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो ये विकास की कीमत पर किसानों के विस्थापन का एक क्लासिक मामला बन जाता है। क्या मुआवजे या पुनर्वास को लेकर कोई ठोस योजना सामने आई है, या इसे विकास की कीमत मानकर बस आगे बढ़ गए हैं? क्योंकि ये पैटर्न हमने देश में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में देखा है। देखिए, अभी तक सार्वजनिक डोमेन में पुनर्वास को लेकर कोई बहुत विस्तृत योजना सामने नहीं आई है, और विवाद का एक बड़ा कारण यही पारदर्शिता की कमी है। सरकार का तर्क विकास और निवेश लाने का है, जबकि प्रभावित परिवारों का सवाल अपनी रोजी रोटी और भविष्य का है। ये एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन है जिसे साधना जरूरी है। और तीसरा विवाद वो पर्यावरण से जुड़ा है। सोलर और थर्मल प्लांट के बीच का चुनाव, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना लगती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो बिहार की भविष्य की ऊर्जा नीति की दिशा तय करता है। एक बड़ा आरोप ये है कि जिस जगह पर ये कोयले से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, वहां पहले एक सोलर पावर प्लांट बनाने की योजना थी। अच्छा। जी। लेकिन कथित तौर पर नीतियों में बदलाव करके इसे थर्मल प्लांट में बदल दिया गया। ये फैसला तो राज्य के अपने ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों के बिल्कुल खिलाफ जाता है, खासतौर पर तब जब हमारे स्रोत बताते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही आए हैं। हाँ, और यहीं पर हमें विकास की एक बड़ी दुविधा देखने को मिलती है। ये आज की तत्काल जरूरत और कल के पर्यावरण के बीच एक मुश्किल चुनाव है। एक थर्मल पावर प्लांट 24 घंटे 7 दिन भरोसेमंद बिजली दे सकता है, जो औद्योगिकरण की पहली और सबसे बड़ी शर्त है। वहीं सोलर पावर की अपनी सीमाएं हैं। ये रात में या बादल होने पर बिजली नहीं बना सकता। सही बात है। ऐसा लगता है कि बिहार सरकार ने तत्काल और भरोसेमंद बिजली की जरूरत को पर्यावरण पर प्राथमिकता दी है। तो क्या ये माना जाए कि बिहार ने बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी हरित ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं को फिलहाल के लिए ताक पर रख दें? इसे इस तरह से देखा जा सकता है, ये एक रणनीतिक दांव है। शायद सोच ये है कि एक बार औद्योगिक आधार बन जाए, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, तो फिर भविष्य में ग्रीन एनर्जी में निवेश करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये एक खतरनाक रास्ता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में कोयले में इतना बड़ा नया निवेश करना भविष्य के लिए सही नहीं है। तो इन सब बातों का बिहार के भविष्य के लिए कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? एक तरफ विकास, औद्योगिकरण और हजारों नौकरियों का एक जबरदस्त वादा है, और दूसरी तरफ महंगे सौदे, किसानों के विस्थापन और पर्यावरण से जुड़े गंभीर सवाल हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा दांव है, जिसमें फायदा भी बहुत बड़ा है और जोखिम भी उतना ही बड़ा। अगर ये योजना सफल होती है, अगर ये अपने वादों पर खरी उतरती है, तो ये वाकई बिहार के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये राज्य की दशकों पुरानी ऊर्जा की कमी को दूर कर सकती है और पलायन के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है। लेकिन इसकी सफलता कई अगर और मगर पर टिकी हुई है। बिल्कुल, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन सामाजिक, वित्तीय और राजनीतिक विवादों को कैसे सुलझाया जाता है। क्या सरकार किसानों की चिंताओं को पारदर्शिता के साथ दूर कर पाएगी? क्या बिजली की दर को लेकर उठ रहे सवालों का कोई संतोषजनक जवाब मिलेगा? ये निवेश बिहार के लिए एक लाइव केस स्टडी है कि बड़े पैमाने पर विकास कैसे आता है, अपनी तमाम संभावनाओं और अपनी तमाम जटिलताओं के साथ। तो आज हमने बिहार में अडानी समूह के इस मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान की पूरी तस्वीर देखी। इसके बड़े बड़े वादे, इसकी जबरदस्त क्षमता
और इससे जुड़े गहरे और मुश्किल विवाद। ये बिहार के आर्थिक भविष्य की एक ऐसी कहानी है जिस पर आने वाले कई सालों तक सबकी नजर रहेगी। इन सभी स्रोतों से एक बात तो साफ है कि ये पूरा निवेश एक मजबूत बुनियाद बनाने पर केंद्रित है। बिजली, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, ये किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं। सही, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि बुनियाद सिर्फ एक शुरुआत होती है, मंजिल नहीं। असली सवाल भविष्य के लिए ये है, और यही वो विचार है जिसके साथ हमें आज की चर्चा को समाप्त करना चाहिए। जब ये बुनियाद तैयार हो जाएगी तो इस पर किस तरह की अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, मतलब उसका फायदा किसे मिलेगा? बिल्कुल। क्या इसका फायदा कुछ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित रहेगा या ये बिहार के छोटे से छोटे उद्यमी और किसान तक पहुंचेगा? इस पर बनने वाली इमारत का डिजाइन ही बिहार का असली भविष्य तय करेगा।